आइए बिना कुछ देर किए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1878 में। ये वर्ष 1878 में इसे लिटन ने समाचार पत्रों को देशद्रोही सामग्री छापने से रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया था। और हम इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हिंदी में देसी प्रेस अधिनियम कहते हैं। और पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो ये रिपन ने निरस्त किया था। कब? 1882 में। तो ये भी याद रखना है। पूछा जाता है किन्होंने शुरू किया, तो आंसर लिटन होगा। अगर किसने निरस्त किया तो आंसर रिपन होगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय पत्रकार थे जिन्हें इस अधिनियम के तहत जेल में डाला गया था। अब आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे इसे लिटन ने शुरू किया था और रिपन ने इसे निरस्त किया था। तो हम देखते हैं जैसे ये वर्नाकुलर है तो इसमें अंत में लर लगी है, तो ले से होगा लिटन और रे से होगा रिपन। अब पहले वाला तो शुरू करेगा और अंत वाला समाप्त करेगा। तो पहले लिटन आया है तो लिटन ने शुरू किया और बाद में रे से रिपन होगा और रिपन ने इसे निरस्त किया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए और अधिनियम देखते हैं। क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम तो ये 1980 में लाया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ये 1976 में लाया गया था। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में लाया गया था। और पूछा जाता है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1986 में लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है 1986 में। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। एक एग्जाम में पूछा गया था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसमें 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। तो ये अनुसूचियां भी याद रखना, ठीक है ना। आइए और अधिनियम देखते हैं जो हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब जैसे विशेष विवाह अधिनियम ये 1954 है। जैविक विविधता अधिनियम ये 2002 है। नागरिकता अधिनियम 1955 है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी दहेज लेने पर जो पाबंदी लगाई गई है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। आइए और देखते हैं। एक ये भी बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में लाया गया था। ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 में लाया गया था। अगर पूछें ये लागू कब हुआ था? ये अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अब ये पानीपत की पहली लड़ाई है। तो पानीपत की हमारी 3 लड़ाई हुई थी, तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो पानीपत का पहला युद्ध हो गया 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और इस लड़ाई जो पानीपत की पहली लड़ाई ने जो बहलोल लोदी ने लोदी वंश को समाप्त कर दिया, जिसकी जो लोदी वंश है उसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। तो उस लोदी वंश को समाप्त कर दिया गया था पानीपत की पहली लड़ाई में। पहली लड़ाई ने समाप्त कर दिया था इस लोधी वंश को। अब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये 5 नवंबर 1556 को। कौन कौन के बीच हुआ था? ये हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। अब ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध हो गया और दूसरा युद्ध हो गया। अब आपको पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ये अफगान आक्रमणकारी कौन थे? हेमंत शाह अब्दाली। और ये हुआ था मराठों के बीच। किस किस के बीच हुआ था? हेमंत शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें जो हमारे मराठा थे वो कौन लड़ रहे थे? सदाशिवराव भाऊ पेशवा थे। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा डैश से हार गए थे। तो किससे हारे थे? हेमंत शाह अब्दाली से। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये है उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 120 है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या? बहुत बार पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, ये CaCO3। अब ये तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात हुई, और आपको जो हर एग्जामों में पूछे जाते हैं और भी सूत्र पता होना चाहिए। जैसे जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा जाता है, ये है CaSO4.2H2।
अब ये जिप्सम होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.12H2O। और ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप अच्छी तरीक़ा से याद रखना। अब ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम क्या ब्लीचिंग पाउडर का, ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये भी याद रखना। और ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ये भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाह कर बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो इसे याद रखना, ऐसे आएगा क्वेश्चन के ब्लीचिंग पाउडर भुजे हुए चूने पर डैश गैस प्रवाह करके बनता है, तो आंसर क्या होगा, क्लोरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश का विवरण है। ये अकबरनामा पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। आज इसके बारे में मैं अकबरनामा जो पुस्तक है इसके बारे में पूरा इतिहास बताऊंगा, और इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं जो हर एग्जामों में पूछे गए हैं और जो आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। जैसे तो दूसरे खंड में हम जानते हैं, पहले अकबरनामा पुस्तक के जो लेखक हैं, अकबरनामा अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। तो आप इसे याद रखना, किस भाषा में, ये फारसी भाषा में लिखी गई है और अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मुगल शासक कौन, अकबर के प्रशासन से संबंधित है। अब ये बहुत पूछा जाता है, अकबरनामा में कितने भाग हैं, मतलब अकबरनामा के 3 भाग हैं। अकबरनामा कितने भाग हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबरनामा कितने भाग हैं, मतलब अकबरनामा के 3 भाग हैं। और जो इसका तीसरा भाग है, जैसे मतलब अकबरनामा पुस्तक है, इसमें 3 किताब हैं, तो उसमें जो तीसरा भाग है उसे आइन-ए-अकबरी कहते हैं। अब जो अकबरनामा के 3 भाग हैं, अब ये आइन-ए-अकबरी जो पुस्तक है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है, इसके भी 5 भाग हैं। तो आप जैसे अब जो अकबरनामा है इसके 3 भाग हैं, तो 3 भाग हैं, तो मैं देख लेता हूँ इन 3 भागों में किस किस का वर्णन है। जो अकबरनामा का प्रथम भाग है इसमें अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। और जो दूसरा भाग है इसमें अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है। तो यही तो पूछा है कि अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश का विवरण है, तो क्या है, अकबर के शासनकाल की घटना आंसर होगा। और जो अकबरनामा का तीसरा भाग है, तीसरा भाग कौन सा, आइन-ए-अकबरी। और ये भी याद रखना दोस्तों, आइन-ए-अकबरी में भी खुद अपने आप में 5 भाग हैं। अगर अकबरनामा में पूछो तो 3 भाग हैं, और जो अकबरनामा का तीसरा खंड है कौन सा, आइन-ए-अकबरी, उसमें भी 5 भाग हैं। तो आप ये देख लेना, अकबरनामा पूछा है कि आइन-ए-अकबरी पूछा है। अगर अकबरनामा के भाग पूछे तो 3, अगर आइन-ए-अकबरी के भाग पूछे तो आंसर होगा 5। इसमें आपको गलती नहीं करनी। अब तीसरा भाग है, अब तीसरा भाग जिसे आइन-ए-अकबरी कहते हैं, इसमें 5 भाग हैं। और ये तीसरा भाग अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियम का इसमें वर्णन है। तो आप इसे याद रखना। अब जैसे अकबरनामा जो पुस्तक है, इससे कैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो मैंने लिखे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा, आइन-ए-अकबरी पुस्तकों से मिलकर बनी है। तो मैंने कहा था अकबरनामा नहीं, आइन-ए-अकबरी पूछा, तो आंसर 5 होगा। अब ये क्वेश्चन है, अकबरनामा के डैश खंड को आइन-ए-अकबरी के नाम से जाना जाता है। अभी बताया मैंने, जो अकबरनामा का तीसरा खंड है उसे आइन-ए-अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा किसने लिखा, ये अबुल फजल ने लिखा, फारसी भाषा में भी बताया। और अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी किताबों में विभाजित है, तो 3। अगर अकबरनामा पूछे तो कि 3 भागों में, अगर आइन-ए-अकबरी खुद पूछा जाए तो वो 5 में, क्योंकि जो अकबरनामा का तीसरा भाग है उसे ही हम आइन-ए-अकबरी के नाम से जान जाता है। और आइन-ए-अकबरी में भी खुद 5 भाग हैं। और आइन-ए-अकबरी की विषय वस्तु क्या है, तो ये भी क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, अब जो अकबरनामा पुस्तक है ये 5 क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड, और ये मैंने 5 लिखे हैं। अब आइन-ए-अकबरी की विषय वस्तु क्या है, तो ये है अकबर की प्रशासन का विवरण। तो दोस्तों ये हमारे जी के क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।